नमस्कार साथियों मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है, यह सीरीज़ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पर बनाई गई है और साथ ही में इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं। आप इस सीरीज़ को हमारे वीडियो में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस सीरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सीरीज़ को आप अपने कॉपी में भी मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों की जो नवंबर में लेखपाल भर्ती होनी है, उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो इसलिए इस सीरीज़ से आप जुड़े रहिए। और इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पर क्रिएट किए गए हैं, साथ ही में इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन भी किए गए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का टेस्ट नंबर फर्स्ट है। हम लोग इस सीरीज़ में टेस्ट नंबर फर्स्ट में टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके से संबंधित इसी तरह के टेस्ट पेपर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न दिया गया है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो इसमें मेंशन किए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जून 1985 में राजीव गांधी जी के अधिवास के दौरान इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना संचालन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इंदिरा आवास योजना को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रारंभ में इसे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक उपसमूह के रूप में लॉन्च किया गया था और 1989 में यह एक जवार योजना का उपसमूह बन गया। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रख दिया गया था। तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब कर दिया गया था? तो वर्ष 2016 में। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जिम्मेदार वर्तमान मंत्री हैं। श्री भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के लिए जिम्मेदार वर्तमान मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान मंत्री हैं जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मिर्च को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मसाला फसलों में से एक माना जाता है। मिर्च को आश्चर्य मसाला भी कहा जाता है। माना जाता है कि मिर्च की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अमेरिका में हुई थी। आंध्र प्रदेश भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कुल मिर्च उत्पादन में आंध्र प्रदेश का योगदान लगभग 57% है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही में ये भी पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु देश में कुल मिर्च उत्पादन क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL से संबंधित महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह योजना कब लॉन्च की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इधर जो BPL शब्द का यूज किया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है बिलो दी पॉवर्टी लाइन। इसके बाद कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। इसे 15 जुलाई 2015 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया था। ग्रामीण कौशल भारत भी इस योजना का एक हिस्सा है। इसने व्यक्ति को कौशल और व्यवसाय प्रदान करना शुरू कर दिया है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और देश की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY को वर्ष 2014 में 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना जीवन बीमा भी प्रदान करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना था।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह हिमालय में प्रवाहित होने के कारण जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है और हिंदी में इसका पूर्ण रूप होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा योजना का पुराना नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था और 25 अगस्त 2005 में इस योजना पर कानून बना था, जबकि 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है 2 फरवरी 2006 से कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। 2008 से मनरेगा योजना पूरे भारतवर्ष में लागू हुई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो 100 दिनों का रोजगार, हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार देने का मुख्य उद्देश्य इस योजना का था। साथ ही में ग्रामीण लोगों की जीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों तथा कुओं जैसी टिकाऊ संपत्ति निर्माण किया जाता है। अगर अब बजट की बात करें कि 2021 में इसका बजट कितना था, तो 2021 के लिए इसका जो बजट दिया गया था वो 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आवंटित किए गए थे। तो 2020-21 का बजट मनरेगा के लिए सबसे जो बजट था वो सबसे बड़ा बजट था और 2021-22 का जो बजट था उसमें 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना 15वीं भारतीय जनगणना थी, जिसे 2 चरणों में सूचीबद्ध किया गया था। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर पंजाब और इसके बाद महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद पंजाब। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के अलावा तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में भी कपास उगाई जाती है। कपास गर्म जलवायु में बढ़ती है तथा काली मिट्टी कपास के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा सफ़ेद सरसों और सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। साथियों, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगामी होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? तो ये राजस्थान राज्य में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिकी बैराज से हुई थी। यह नहर हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2011-12 के दौरान उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लोगों की संख्या
8.19 जो प्रति लाख में है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके बाद बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरसों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। खरीफ फसल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इसमें आप देखेंगे पहले पॉइंट में, खरीफ फसलों को मानसून फसलों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। यह फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ प्रकार की फसलें हैं। जायद फसलें क्या होती हैं? तो जायद का मौसम खरीफ और रबी के बीच, जो खरीफ और रबी के मौसम के बीच का एक छोटा मौसम होता है, वो जायद फसलों का मौसम होता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। जैसे कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद प्रकार की फसलें हैं। इसके बाद रबी फसलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी फसलें हैं जिन्हें मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। रबी प्रकार की फसलों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, दालें, जौ आदि सभी जो रबी प्रकार की फसलें हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरीकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सब्जियों की खेती। ओलेरीकल्चर से तात्पर्य सब्जियों की खेती से। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओलेरीकल्चर बागवानी की एक शाखा है जो सब्जियों के उत्पादन भंडारण से संबंधित है। सब्जियों की फसलों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैविक बागवानी और जैविक खेती और जैविक प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश की जो तराई का क्षेत्र है उसमें अधिकतम वर्षा होती है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तराई शब्द एक नम भूमि या कम दलदली क्षेत्र को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल जो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक की ज़मीन की पतली पट्टी को भांवर या तराई के नाम से जाना जाता है। तराई क्षेत्र मुख्य रूप से रेत, मिट्टी, गाद और बजरी से बना होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का स्पाइस गार्डन है? तो स्पाइस गार्डन के नाम से केरल को जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। पूरे राज्य में मसालों की खेती के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। तो केरल को मसाला के जो मसाला होता है तो मसाला के रूप में भी केरल को जाना जाता है। इसके बाद कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कश्मीर बागवानी और फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खास तौर पर केसर की खेती के लिए, जिसे केसर शहर के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर को केसर शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश चावल तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश अपने आम और जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक होने के कारण राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। साथ ही में आंध्र प्रदेश आमों की जो जीआई टैग होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पंजाब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब क्षेत्र गेहूँ, फलों और सब्जियों को उगाने के लिए प्रसिद्ध है। यही मुख्य कारण है कि पंजाब को भारत का अन्न भंडार या भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसमें कौन सी 3 नदियां शामिल हैं? तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इसमें 3 नदियां शामिल हैं, गंगा, भागीरथी, हुगली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल इंडिया योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया था। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना है। यह
योजना जो लॉन्च की गई थी वो 1 जुलाई 2015 को यह योजना की शुरुआत की गई थी। सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य है। आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य क्या है, तो सशक्त करने की शक्ति। इसके बाद भारत में निर्माण और दुनिया भर में उत्पादों को बेचना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत में निर्माण और दुनिया भर में अपने उत्पादों को बेचना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। यह देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। चावल उत्पादक जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि चावल की खेती के अधीन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, चावल की खेती के मामले में उत्तर प्रदेश लगभग 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है। चावल एक खरीफ फसल है, इसे मानसून के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? तो रामायण सर्किट योजना का हिस्सा वाराणसी नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त प्रयास है। इस योजना ने स्थानीय कला और कलाकारों पर जोर दिया। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो स्थानीय कला और कलाकारों पर जोर देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, काट एवं दाह कृषि डैश का एक प्रकार है? तो काट एवं दाह कृषि स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों आपने देखा कि इस जो PDF में क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पर क्रिएट किए गए हैं। साथ ही में इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ी बात है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।